हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। जो लास्ट क्लास थी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उस केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक टॉपिक्स में अपन ने डिस्कस कर लिया था बेस्ड ऑन सोर्स एंड यूज ऑफ एन। देखिए, अपन बात कर रहे थे ट्राइबल नोमेनक्लेचर के अंदर, और ट्राइबल नोमेनक्लेचर के अंदर जो मैंने पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी मेथड्स बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग से मैं ऑर्गेनिक लेके चल रहा हूँ, इसलिए आप धीरे धीरे समझिएगा। जाहिर सी बात है, जब आप 11th क्लास में आए हैं तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी। फिजिक्स के अंदर कई सारी चीजें नहीं मिलेगी, केमिस्ट्री में भी नहीं मिल रही है, मैथ और बायो में भी नहीं मिल रही है, तो एक साथ समझ में नहीं आएगी। आप उनको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, थोड़ा थोड़ा कवर करते जाइए, आपका ये ऑर्गेनिक का मैटर कवर होता जाएगा। अब देखो, एक ही बार में तो सब कुछ याद होता नहीं है, लेकिन अगर आप उसी टॉपिक्स को अगर आप एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं ट्राइबल नोमेनक्लेचर्स की, अगर ट्राइबल नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो बेस्ड ऑन सोर्स में केवल आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कंपाउंड जिस सोर्स से मिल रहा है, कौन सा कंपाउंड कहां से मिल रहा है, या जिस सोर्स से मिल रहा है उसी के बेसिस पर उसका नाम दिया गया है। केवल आपको ये पता लगाने के लिए मैंने वो लिखा था। अब उसमें मैंने फॉर्मूले भी ऐड किए, तो जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूले रटने हैं, नहीं, वो फॉर्मूले अपने आप आपको याद हो जाएंगे। जैसे सिट्रिक एसिड साइट्रस से मिला, ये अपने को पता होना चाहिए। मैलिक एसिड मैलम से बना है, ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलस से बना है, ऐसा ही सिट्रिक एसिड साइट्रस से मिला है, ऐसे वुड स्प्रिट जो कि डिस्टिलेशन ऑफ वुड से मिला है, रेड आर्ट से जिनको फॉर्मिका कहा जाता है, उनसे क्या मिल रहा है, फॉर्मिक एसिड मिल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे और उसको आप उसी तरह से लर्न करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिए बात करते हैं अपन आगे के पॉइंट्स में। तो देखिए, अपन बात कर चुके थे बेस्ड ऑन सोर्स की और बेस्ड ऑन यूज ऑफ एन की। यूज ऑफ एन के लिए मैंने कहा था कि इट इज यूज फॉर द अनब्रांच कार्बन चेन। जो अनब्रांच कार्बन चेन होगी उसी के लिए अपन क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। और नंबर ऑफ कार्बन जहां से अपन एल्केन के लिए और एल्काइल के लिए एन का यूज कर रहे थे, वो एल्केन के लिए 4 कार्बन था और एल्काइल के लिए कितना था, 3 कार्बन था। और उसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो भी मैंने कवर करवा दिए थे। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है यूज ऑफ आइसो। अब आइसो का यूज, और मैं कह दूं जो इन पॉइंट्स का जो है सी डी ई, इन सभी का जो यूज होगा वो ब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए होगा। किसके लिए होगा, ब्रांच कार्बन चेन। तो अगर मैं बात करूं आइसो के लिए, तो इट इज यूज्ड फॉर ब्रांच्ड कार्बन चेन, यानी किसके लिए यूज होगा, ब्रांच कार्बन चेन के लिए ये यूज होगा। फिर सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन्स फ्रॉम वेयर आइसो इज यूज, यानी जिस कार्बन से अगर अपन आइसो का यूज करेंगे वो कार्बन कौन सा होगा, कितने नंबर का होगा। तो अगर मैं बात करूं जनरली एल्केन सीरीज के लिए, देखिए समझिएगा क्या कह रहा हूं, पहले एल्केन सीरीज के लिए और सेकंड लूंगा मैं एल्काइल सीरीज के लिए। अगर मैं एल्केन सीरीज की बात करता हूं तो याद रखना नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या रहेगा, आइसो स्ट्रक्चर। यानी अब आपको क्या करना है कि जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में आपको आइसो स्ट्रक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब आइसो स्ट्रक्चर क्या होती है उसके लिए बता दो जनरली। तो जनरली को 4 कार्बन की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि एक CH से ये 3 CH3, एक CH होना चाहिए और जनरली ये 3 CH3 होने चाहिए। अब इसमें से तो फिर भी किसी भी एक CH3 में से एक कार्बन हटा लेंगे, लेकिन जनरली अपन ये कहते हैं आइसो स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए कि CH के साथ में कम से कम 2 CH3 आपके पास में जुड़े हुए होने चाहिए। अगर 4 कार्बन है तो उस कार्बन के अंदर एक CH3 और मिलेगा। यानी अब देखिए यहाँ गौर से देखिए कितने कार्बन है, 4, इसलिए ब्यूटेन हो गया। ये सिंपली क्या कह सकता हूँ, ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है और चारों के चारों कार्बन सिंगल बॉन्डेड से अटैच्ड है, इसलिए ब्यूटेन हो गया। अब कॉमन नेम की बात कर रहे हैं और कॉमन नेम में ये ब्रांच है और आइसो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया मैंने, आइसो लगा दिया। तो ये कंपाउंड का जो नाम है वो क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन। अब देखिए अगर अपन बात करें C4H10 की, देखिए इस कंपाउंड की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक तो स्ट्रक्चर ये बन गई अब अपने पास, तो इस अनब्रांच है तो इसके लिए मैं क्या कह दूंगा, ये क्या है अपने पास एन ब्यूटेन। अगर मैं इसी कंपाउंड को इस तरह से ड्रॉ करता हूं, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब देखो यहाँ पर देखो CH है और ये CH3 तो आइसो स्ट्रक्चर, इसलिए ये क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन। तो आपको इस तरह से आपको कंपाउंड्स को पहचानना आना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरे को पेंटेन बनाना है तो किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा दूंगा, केवल ध्यान में किससे, इन टर्मिनल से किसी एक कार्बन पर। तो देखो आइसो पेंटेन की बात करें, आइसो
पेंटेन की बात करता हूं तो ये CH3 ले लिया मैंने, देखो ये आइसोब्यूटेन था, तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके क्या कर दूंगा, CH3 लगा दूंगा। अब गौर से देखिए यहाँ CH हो गया और ये 2 मिथाइल, यानी आइसो स्ट्रक्चर मेंटेन है, यानी इसके अंदर आइसो का यूज होगा। कितने कार्बन है, यस 5 कार्बन, इसलिए मैं क्या कह दूंगा इसको, पेंटेन। और इस पेंटेन में आइसो ग्रुप है, इसलिए मैं क्या लगा दूंगा इसके आगे, आइसो पेंटेन। अब वही अगले एग्जांपल यानी C5H12 का एग्जांपल, आप देखो इस C5H12 में एक स्ट्रक्चर ये बन रही है, समझिएगा, तो ये हो गया एन पेंटेन, क्यों, क्योंकि ये अनब्रांच है। लेकिन अगर मैं इसी के अगर आइसो स्ट्रक्चर बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, आइसो पेंटेन, ये आइसो स्ट्रक्चर, तो ये हो गया अपने पास आइसो पेंटेन। इसकी एक स्ट्रक्चर और बन रही है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे नियो के अंदर। अब अगर आपको आइसो हेक्सेन बनाना है तो क्या करेंगे भाई, आइसो हेक्सेन बनाए तो क्या करेंगे अपन, वही पहले आइसो स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब आप नंबर ऑफ कार्बन क्या कर दीजिए, बढ़ाते चलिए, ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, 6 कार्बन, हेक्सेन हो गया। और आइसो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये देखिए आइसो स्ट्रक्चर से क्या हो गया, ये आइसो हेक्सेन हो गया। चलिए आइसो हेक्सेन के अंदर एक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। आइसो हेप्टेन भी बन जाएगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है भाई। एक्सेप्शन क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं, वो है अपने पास आइसो ऑक्टेन। क्या रहेगा अपने पास एक्सेप्शन, आइसो ऑक्टेन रहेगा। चलिए वो भी डिस्कस करते हैं अभी। तो बात करते हैं सबसे पहले एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन का अपने पास क्या रहेगा, आइसो ऑक्टेन। अगर मैं जनरल देखूं आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर, तो अगर मैं जो मेथड बता रहा हूं उस मेथड से तो ये होनी चाहिए थी 1 2 3 4 5 6 7 एंड, लेकिन एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर आइसो ऑक्टेन की नहीं होती है। ये ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट विल इज करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ आइसो ऑक्टेन। तो उस केस में आपको आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर का मेमोराइज होना जरूरी है। तो ध्यान रखना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये देखिए, ये है अपने पास उसकी आइसो स्ट्रक्चर। इसका मैं आईबीसी नाम लिख रहा हूं, अभी तो लिख रहा हूं, आपको याद कर लेना है। 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये एक्चुअल में इसका आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर अपने पास है। तो ये ध्यान रखना भाई, ये है आइसो ऑक्टेन की एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, चलिए अब अपन बात करते हैं एल्काइल ग्रुप की। अगर मैं बात करूं एल्काइल ग्रुप में, तो यहां ध्यान रखना है कि अनब्रांच के लिए जहां अपन ने एन का यूज किया था उसमें 3 कार्बन लिए थे और वो 3 कार्बन अनब्रांच वाली कंडीशंस में यूज कर रहे थे एन के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये ब्रांच के लिए यूज होगा। और यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 3 है। लेकिन 3 के साथ साथ क्या होना जरूरी है, यस क्या होना जरूरी है, आइसो स्ट्रक्चर। अब देखो लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उस वीडियो लेक्चर में अपन ने एक कंपाउंड की बात की थी, प्रोपेन की। ठीक है भाई, अगर मैं इस प्रोपेन की मैं कार्बन के नेचर की बात करूं तो ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री कार्बन की बात करता हूं तो ये इस तरह का एल्काइल ग्रुप बना था। ये प्रोपाइल था, लेकिन अगर आपने गौर से देखा हो तो ये अनब्रांच इसलिए एन प्रोपाइल था। और अगर मैं इस 2 डिग्री से हाइड्रोजन को हटाता हूं तो ये वाला कंपाउंड बनता है। देखिए गौर से, ये भी प्रोपाइल है, यस ये भी प्रोपाइल है, लेकिन इस प्रोपाइल में देखो CH है और ये 2 CH3 यानी आइसो ग्रुप है ना, इसलिए क्या लगा दूंगा इसको, आइसो प्रोपाइल। बात समझ में। अब आपको समझना है कि अगर C3H8 और फ्री वैलेंस हो, देखो C3H8 और फ्री वैलेंस हो तो इसमें ये एन प्रोपाइल भी हो सकता है और आइसो प्रोपाइल भी हो सकता है। तो यहां ध्यान रखना है कि 3 कार्बन के लिए अपन ने क्या यूज किया है, आइसो का यूज किया है। क्यों, उसमें क्या होनी चाहिए थी, आइसो स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी। अब देखिए इसके एग्जांपल की बात करूं मैं, तो अगर मैं OH अटैच करूंगा तो एल्कोहल लगेगा, अगर CN अटैच करूंगा तो साइनाइड बोलूंगा, अगर फ्लोरीन अटैच करूंगा तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और अमाइड। तो इन एक एक को अपन अटैच कर लेते हैं भाई। देखो इसको कैसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो या
CH3 का होल ट्वाइस CH फ्री बैलेंस लिख सकते हो, या CH3 इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, गौर से देखो, एक CH से 2 CH3 होने जरूरी है। ठीक है, तो ये था आइसोप्रोपाइल और ये क्या हो गया अपने पास एल्कोहल। तो नाम क्या पड़ गया इसका, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब एल्कोहल की जगह आप क्या अटैच कर दीजिए भाई, साइनाइड अटैच कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा ये आइसोप्रोपाइल साइनाइड बन जाएगा। अगर साइनाइड की जगह अगर मैं फ्लोरीन या कुछ भी लगा दूं, फ्लोरीन लगा दूं, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड। सॉरी, अगर मैं बात करूं NH2 की, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अमाइन। ऐसे अगर मैं क्लोरीन लगा दूंगा तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लगा दूंगा तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और अगर आयोडीन लगा दूंगा तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। बात समझ में? तो ये था अपने पास 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। ठीक है, ले लिया। चलिए 4 कार्बन के एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं अपन। 4 कार्बन की बात करें तो ये अपने पास क्या है, आइसोब्यूटेन है। अब देखो इसमें ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन। अपने को आइसो स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए एक CH से 2 CH3 अटैच रखने हैं, तभी वो आइसो स्ट्रक्चर क्या होगी, मेंटेन होगी। तो अब क्या करूं मैं, इस 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं। ठीक है भाई, ये 1 डिग्री कार्बन से मैंने हाइड्रोजन हटा दी, ये बन गया कंपाउंड। ठीक है, सॉरी, तो ये था अपने पास आइसो ब्यूटेन। अब देखो ये आइसो स्ट्रक्चर है और ब्यूटेन था, एक हाइड्रोजन हटते ही क्या बन गया वो, ब्यूटाइल। तो ये ब्यूटाइल कौन सा हो जाएगा अपने पास, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, अब इस आइसो ब्यूटाइल में वही, अगर आप OH अटैच करते हैं तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर यहां पर CN अटैच करते हैं तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल साइनाइड। अगर यहां पर NH2 अटैच करते हैं तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अमाइन हो जाएगा। अगर मैं यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन या कोई भी और हैलाइड ग्रुप अटैच करूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं क्लोराइड की, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आपको एक चीज और बता दूं कि जो नोमेनक्लेचर आप कवर कर रहे हैं, अगर उसको गौर से देखा जाए तो आपका 11th और 12th कंप्लीट नोमेनक्लेचर यहाँ कवर हो जाएगा भाई। अगर ढंग से अगर इसको कवर कर लोगे तो आपको 12th, मैं कह रहा हूँ किसी भी कंपटीशन में भी अगर आप जाओगे ना, तो वहां पर भी आपको ये नोमेनक्लेचर अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर वहां पर भी आपको ये हेल्प करेगा भाई, ध्यान रखना है। चलिए और भी एग्जांपल की बात करते हैं। 5 कार्बन का बनाना है तो देखो यहाँ पे क्या कर दो, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप और अटैच कर दो, तो ये हो जाएगा अपने पास फिर आइसोपेंटाइल। क्या बन जाएगा भाई, आइसोपेंटाइल। और इस आइसोपेंटाइल में अगर मैं यहाँ OH अटैच करूंगा तो आइसोपेंटाइल एल्कोहल, अगर CN अटैच कर देता हूँ तो आइसोपेंटाइल साइनाइड, अगर Br अटैच कर देता हूँ तो आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, अगर मैं यहाँ पर NH2 अटैच कर दूं, ठीक है, OH ये ग्रुप की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल अमाइन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन एन और आइसो और बेस्ड ऑन सोर्स तीनों तरह की नोमेनक्लेचर कवर कर चुके हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट यूज ऑफ नियो की। ठीक है, यूज ऑफ नियो, एन हो गया, आइसो हो गया, अब अपन बात कर रहे हैं यूज ऑफ नियो। तो देखिए यूज ऑफ नियो की बात की जाए तो ये किसके लिए यूज करा जा रहा था, ये भी ब्रांच कार्बन चेन के लिए यूज किया जा रहा था। तो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ब्रांच कार्बन चेन। कौन सी चेन के लिए यूज कर रहे हैं अपन, ब्रांच कार्बन चेन के लिए यूज किया जा रहा है। दूसरा, नंबर ऑफ कार्बन्स फ्रॉम नियो इज यूज्ड फ्रॉम वेयर नियो इज यूज्ड, यानी किस कार्बन से अपन नियो का यूज करेंगे ये अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो नियो के लिए वही सिंपल मेथड, अगर मैं बात करूं एल्केन सीरीज के लिए और एल्काइल सीरीज के लिए, तो एल्केन के लिए देख ध्यान रखना C इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 5,
और यहाँ क्या रहेगा c इक्वल टू 5। अब देखो ये पॉइंट्स अब आपको याद रखने हैं भाई। जैसे मैंने कहा कि n के लिए 4 and 3, आइसो के लिए 4 and 3, लेकिन n का यूज अनब्रांच के लिए यूज हो रहा था और आइसो का यूज किसके लिए, ब्रांच के लिए, लेकिन उसमें क्या देख रहे थे, आइसो स्ट्रक्चर। ये चीजें ध्यान रखनी है, बस यही पॉइंट है जो आपको हेल्प करेंगे आपके टॉपिक्स को इजी बनाने में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ, तो यहाँ देखो नियो स्ट्रक्चर्स का होना जरूरी है, बस आगे बात समझ में। अगर नियो स्ट्रक्चर अगर आपको पता चल जाए तो आप नियो का यूज आसानी से कर सकते हैं। और नियो स्ट्रक्चर क्या है कि मिनिमम 5 कार्बन है और इस 5 कार्बन में जो एक मिथाइल ग्रुप है उस मिथाइल ग्रुप से एक कार्बन है उस कार्बन से 4 मिथाइल ग्रुप क्या होंगे, सराउंडेड होंगे। क्या कह रहा हूं, एक कार्बन से 4 मिथाइल ग्रुप क्या होंगे, सराउंडेड होंगे। यानी अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन की बात होती है कितना है, यस 5, इसलिए पेंट n हो गया। n क्यों लगा दिया, सारे सिंगल बॉन्डेड है। अब जब गौर से देखिए क्या ये अनब्रांच है क्या, तो आप कहोगे नहीं। जब अनब्रांच नहीं है तो अपन n का यूज नहीं कर सकते। फिर मैं कहूँ क्या इसमें आइसो स्ट्रक्चर दिख रही है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि CH3 दिख रहा है लेकिन CH नहीं दिख रहा है इसमें, तो आइसो स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप देखते हैं तो इस C से 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नियो है और मैं नाम लगा दूंगा इसके आगे नियो, यानी क्या हो जाएगा ये नियो पेंटेन। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी C5H12 की, तो उसमें n पेंटेन अपन देख चुके थे, आइसो पेंटेन अपन देख चुके थे। अब देखो तीसरी जो स्ट्रक्चर थी वो ये थी, आप समझ में, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पेंटेन। तो अगर नियो पेंटेन, तो इस C5H12 के 3 स्ट्रक्चरल कंपाउंड बन रहे हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियो पेंटेन। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरे को हेक्सेन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक एल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन हटा करके कार्बन चेन को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं नियो हेक्सेन की, तो देखिए यहां से अपन किसी भी एक कार्बन चेन को इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ कार्बन चेन इंक्रीज होगी, तो नियो स्ट्रक्चर ऐसे कैसे होनी चाहिए थी, तो ये हो गया अपने पास नियो हेक्सेन। अगर नियो हेप्टेन बनाना है तो इसमें फिर और एक कार्बन इंक्रीज कर दीजिए। देखो कितने हो गए, 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गया अपने पास नियो 8 नहीं है, अपने को 7 ही करना है, तो ये नियो ऑक्टेन। अगर ऑक्टेन बनाने होंगे तो फिर एक कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस तरह से आप इजी वे में नियो के स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। बात करते हैं एल्काइल के लिए, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए नियो हेप्टेन का ध्यान रखना भाई, कहीं आप 8 कार्बन चेक कर लें, 7 कार्बन ही होंगे हेप्टेन में, पर ये आपको पता होना चाहिए कि हेप्ट में कितने कार्बन है, पेंट में कितने कार्बन है, हेक्स में कितने कार्बन है, ऑक्ट में कितने कार्बन है, नन में कितने कार्बन है, इस तरह से। अब एल्काइल के लिए अगर अपन बात करें तो सिंपल सा है, अगर मैं नियो पेंटेन की स्ट्रक्चर की ड्रॉ कर लूं, ये अपने पास नियो पेंटेन था, तो इसी नियो पेंटेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, यस नियो पेंटाइल। ये क्या बन गया अपने पास, नियो पेंटाइल। अब इस पेंटाइल की जो फ्री वैलेंसी है उससे अगर आप OH अटैच कर दें तो क्या बन जाएगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल। अगर यहाँ साइनाइड अटैच कर दें तो नियो पेंटाइल साइनाइड। अगर यहाँ Cl अटैच कर दें तो नियो पेंटाइल क्लोराइड। अगर यहाँ Br अटैच कर दें तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर NH2 अटैच कर दे तो ये बन जाएगा नियो पेंटाइल अमाइन। तो इनकी स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं इस तरह से, ये लीजिए, ये नियो पेंटाइल अल्कोहल, ये नियो पेंटाइल साइनाइड, ये नियो पेंटाइल अमाइन। अच्छा इसकी स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं, देखो CH3 से कितने C जुड़े हुए हैं, 3, ये लीजिए, तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आज अपन ने जो कंप्लीट किया है वो है यूज ऑफ आइसो एंड यूज ऑफ नियो। आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको वापस स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेना यूज ऑफ एन से, आपको 100% समझ में आ जाएगा। आगे वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे यूज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और इन सभी का फिर एक साथ कंपेरिजन। सभी का मतलब आपको अलग अलग कंपाउंड दूंगा और फिर आपको अप्लाई करना होगा कि किस में एन का यूज होगा, किस में आइसो का यूज होगा, किस में नियो का यूज होगा, किस में सेकेंडरी एंड टर्शियरी का यूज होगा। स्टूडेंट्स, आपको जो आज का वीडियो लेक्चर था वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इन वीडियोस की जो मैं अपलोड करूंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।